जब ये शॉपकीपर के पास था, ठीक है, शॉपकीपर के पास ये मोबाइल था और आपने देखने के लिए लिया, आपका ये गिर गया, गिर गया आपके हाथ से, गिर गया, टूट गया, क्या आप पेमेंट करोगे इसकी? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिलिंग को। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि बिलिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है बिलिंग इंजीनियर का, ठीक है। और बिलिंग इंजीनियर तब तक आप नहीं बन पाओगे अच्छे जब तक कि आपको एस्टिमेशन की प्रॉपर नॉलेज ना हो। आपको एस्टिमेशन के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। जो भी हम प्रोजेक्ट आपको देते हैं, जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, आपको देखते हो यूट्यूब पे हम लोग एक्सेल के ऊपर भी कर रहे हैं और हर तरह का प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, चाहे वो 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी भी हम लोग आगे करेंगे। बट आपको पहले जो है बार बेंडिंग शेड्यूल पे, फिनिशिंग पे, इन चीजों पे अपनी कमांड करनी पड़ेगी। देन डेफिनेटली यू विल बिकम अ प्रोफेशनल एस्टिमेशन। और जिस दिन आप एस्टिमेशन सीख गए, देखो हमने आपको पहले बताया था देयर आर 3 डिपार्टमेंट जो कि आपको बिलिंग के अंदर, क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर करने होते हैं। फर्स्ट इज एस्टिमेशन, देन बिलिंग एंड देन टेंडरिंग, ठीक है। तो एस्टिमेशन हम लोगों ने कर लिया। हाँ, हमारा एक चीज छूट रखा है, मालूम है कौन सा टॉपिक छूट रखा है? हमारा बीबीएस फॉर ये स्टेयर केस छूट रखा है। वो हम लोग तब करेंगे जब आप मुझे कहोगे हाँ सर हमें जो है बीवीएस निकालना आ गया, क्योंकि स्टेयर केस का बीवीएस बहुत डिफिकल्ट होता है, टिपिकल होता है, ठीक है। उसको हम लोग बाद में करेंगे, बट जो अभी हम कर रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीक में जो है उसको डिस्कस करेंगे, बीबीएस और स्टेयर केस, ठीक है। बट अभी जो है हम लोग बिलिंग को डिस्कस कर रहे हैं। बिलिंग को हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि बिलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट बनता है, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट में फिगर कहाँ से आती है, मेजरमेंट शीट से फिगर आती है आपकी बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट से फिर वो टैक्स इनवॉइस पे जाती है, ठीक है ना। टैक्स इनवॉइस पे, अब टैक्स इनवॉइस हमने बात किया परफॉर्मा इनवॉइस, और अभी आपकी टैक्स इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है? जो कि हम लोग बिल के साथ में सबमिट करते हैं जस्ट फॉर रिव्यू, क्लाइंट रिव्यू करे, वो चीज के लिए हम लोग टैक्स इनवॉइस को सबमिट, परफॉर्मा इनवॉइस सबमिट करते हैं। और टैक्स इनवॉइस जब क्लाइंट का इंजीनियर ओके कर देगा, एवरीथिंग इज ओके, द वर्क विच यू आर क्लेमिंग फॉर दैट इज ओके, देन यू विल प्रिपेयर अ टैक्स इनवॉइस, ठीक है। टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं, देन यू विल सबमिट अ बिल अलोंग विद ऑल नेसेसरी कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक। उसके बाद जो है वो प्रोसेस होता है। लेकिन अब टैक्स इनवॉइस जो है वो बनती कैसे है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टैक्स इनवॉइस कैसे बनती है वो विल, पर्सन नहीं है, मतलब आपका नोन पर्सन नहीं है, अननोन पर्सन है। हाँ, जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो क्या? उसके लिए आप फ्री में जाओगे? आप फ्री में जाओगे उसके लिए सामान लेने के लिए? हाँ जी। नहीं सर। नहीं जाओगे ना, क्या करोगे? भाई उसको बोलोगे भैया मुझे पैसा दे दे तो मैं तो जाऊं, नहीं तो फिर मैं कहाँ जाऊं? मैं अपनी जेब से क्यों किराया लगाऊं, भाड़ा लगाऊं तेरे लिए? काम तेरा, आने के बाद पता चला तूने मना कर दिया, यार ये चीज नहीं थी सही, ठीक है। तो क्या करोगे आप उसको मना कर दोगे, या तो उससे पैसा लोगे कि भैया मुझे कुछ पैसा दे दे जिससे कि मैं जाऊं और तेरे लिए वो चीज लेके आऊं जो तू मंगा रहा है। तो ऐसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, मान लो कि आपने कॉन्ट्रैक्टर का कोई काम, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने किसी को वर्क अलॉट किया, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर अपने घर से पैसा लगाएगा आपके प्रोजेक्ट करने के लिए? नहीं लगाएगा। वो हमेशा उसको आपको पैसा देना होगा किसके लिए? साइट पे मोबिलाइज करने के लिए, मटेरियल लाने के लिए, लेबर हट कैंप बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, फिर जो है दोस्तों आपको मटेरियल्स लाने के लिए, इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, ठीक है। तो इस जो अमाउंट हम लोग उसको देते हैं, इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन अमाउंट, मोबिलाइजेशन एडवांस, ठीक है। और मोबिलाइजेशन एडवांस जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्टर को एलओए दिया, लेटर ऑफ अवार्ड दिया, उसके बाद जो है आपको 1 महीने का टाइम मिलता है और आप उसको मोबिलाइजेशन एडवांस आपको देना है। और आप उसको कहते हो भैया 1 महीने के अंदर मैंने तेरे को मोबिलाइजेशन एडवांस दे दिया, अब 1 महीने के अंदर जो है तू अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दे। आज से 1 महीने के बाद जो है मुझे साइट पे वर्क स्टार्ट चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन पीरियड। जो 1 महीना होता है इसको मोबिलाइजेशन पीरियड कहते हैं। और जो अमाउंट हम उसको देते हैं टू स्टार्ट द वर्क, ठीक है, टू मोबिलाइज एट साइट, दैट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन एडवांस। तो मोबिलाइजेशन एडवांस जो है टेंडर का जनरली 10 to 15% रखा जाता है, ठीक है। जनरली 10 to 15% रखा जाता है। और ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि हमने उसको दे दिया और वो भूल जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ही एक पार्ट होता है। और इसको हम लोग धीरे 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 करके जो है कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से रिकवर करते हैं। भाई मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही। ठीक है। तो मोबिलाइजेशन एडवांस जो है हम रिकवर करते हैं, उसके लिए एक मोबिलाइजेशन शीट बनती है, वो हम बाद में
डिस्कस करेंगे वो मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट बनती कैसे। बट नाउ अभी आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि हाँ, मोबिलाइजेशन एडवांस हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% देते हैं, और उसको हम रिकवर करते हैं इन अ पार्ट विद फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर इन ईच आर ए बिल। ठीक है, रनिंग बिल जो है हम उसमें से रिकवर करते रहते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, रिटेंशन अमाउंट, डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं नहीं सर। आप काटते नहीं हो बिल में, रिटेंशन अमाउंट नहीं डिडक्ट नहीं करते सर, हो? अभी लास्ट वीक ही स्टार्ट किया है मैंने फर्स्ट। तो देखा होगा उसमें रिटेंशन अमाउंट था कि नहीं था? तो क्या होता है, रिटेंशन अमाउंट इज द अमाउंट विच वी होल्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम ईच आर ए बिल टू एज ए सिक्योरिटी अमाउंट। ये क्या होता है, एज ए सिक्योरिटी अमाउंट हम होल्ड करते हैं, ताकि क्योंकि क्या होगा, अगर आप जितना उसने काम किया आपने उतना पेमेंट उसको कर दिया और वो क्वालिटी में कुछ ऊंच नीच कर रहा है, तो क्या होगा, जब आप उसको टोकोगे वो कहेगा सर जी मैं तो नहीं कर रहा, मेरा जितना काम करना था कर लिया, अब मेरा कोई आपके पास पैसा तो एडवांस पड़ा नहीं है, उसने तो एक मोबिलाइजेशन एडवांस भी ले रखा है, ऊपर से आपका कोई उसका कोई पैसा आपके पास होल्ड भी नहीं हो रहा है, तो वो तो चौड़ा हो जाएगा, सर मैं तो नहीं कर रहा, बोलो क्या करोगे, ज्यादा प्रेशर दोगे तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। ये भी धमकियां मिलती है कॉन्ट्रैक्टर से, साइड पे मिलती है कि नहीं मिलती है? ठीक है, ज्यादा परेशान करोगे तो मैं छोड़ छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा, फिर आप ढूंढते रहना। तो ये चीजें ना हो, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर से क्या करते हैं, हर बिल में से कुछ अमाउंट होल्ड करते हैं उसका, ताकि एक तो वो क्वालिटी मेंटेन करे, और जो हम उसको कंप्लाइंस सेफ्टी वगैरह और क्वालिटी ये सब चीजें जो है वो मेंटेन करके रखे। अगर आपके पास कुछ अमाउंट उसका पड़ा होगा तो वो प्रेशर में रहेगा, वो हमेशा थोड़ा सोचेगा, कुछ भी स्टेप लेने से पहले, नेगेटिव स्टेप लेने से पहले ही विल थिंक वंस बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। ठीक है, तो जब आपका अमाउंट रहेगा, आप कल की डेट में उसको बोलोगे भैया इट विल नॉट रिफंडेबल, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है इट विल रिफंडेबल व्हेन यू कंप्लीट द जॉब और व्हेन दिस कंडीशन विल बी हैपन और व्हेन दिस स्टेज विल कम। उससे पहले अगर वो छोड़ के भाग गया तो वो पैसा आपका हो जाएगा, वो क्लेम नहीं कर पाएगा उसको, ना ही किसी भी कोर्ट में चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, कोई उसका फैसला नहीं होने वाला, उसके फेवर में कभी नहीं जाएगा। ये मान लो आपने काम कर दिया, अब इसके बाद जो है 1 साल का हम उसको क्या लेते हैं, जैसे मोबाइल लिया, सपोज करो आपने मोबाइल लिया, ठीक है, दुकान में गए मोबाइल लिया, जब तक ये मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये शॉपकीपर के पास था, ठीक है, शॉपकीपर के पास ये मोबाइल था और आपने देखने के लिए लिया, आपका ये गिर गया आपके हाथ से, गिर गया, टूट गया, क्या आप पेमेंट करोगे इसकी? पेमेंट करोगे? हाँ भाई। यस सर, यस सर, करना पड़ेगा। देखो वो तो जबरदस्ती है, वो तो मांगेगा ही, आप बोलोगे भैया मैंने तो लिया नहीं था, अभी तो मैंने तो पेमेंट करी नहीं, भाग जाओगे वहां से, लड़ाई झगड़ा कर लोगे उससे, मैं तो नहीं दे रहा भाई, तू जो जो करना कर ले, क्योंकि अभी तो आपने पेमेंट किया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने परचेज किया, सपोज करो परचेज कर लिया और देखते देखते कवर देख रहे थे, तुरंत गिर गया नीचे और फूट गया, अब वो क्या करेगा, पेमेंट करने के बाद फूट गया, एक तो कंडीशन थी जब पेमेंट नहीं हुआ था, एक कंडीशन है जब पेमेंट हो गया और फूट गया, तब क्या करोगे? अब दुकानदार क्या कहेगा, भैया ये तो आपकी लाइबिलिटी थी, फूट गया, जाओ जो अपना सर्विस सेंटर है वहां ले जाओ, ठीक है, जाओ और इसको रिपेयर करा लो अब, क्योंकि आपने पेमेंट तो कर दिया। क्योंकि अभी आपका ये वारंटी पीरियड के अंदर है, वो सब कुछ हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कंपनी कर देगा। ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि आपका डीएलपी चालू हो गया, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड चालू हो गया, दैट इज 1 ईयर। वारंटी पीरियड मतलब डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, ऐसे ही हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो वारंटी पीरियड है वी कॉल हिम एज ए डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, और ये 365 डेज का होता है, 364 डेज का होता है, 365 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो जब अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, जैसे हमारा काम कंप्लीट, मतलब क्या होता है, मेजर वर्क, मान लो 1 साल का प्रोजेक्ट था, 1 साल का प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया, 1 साल के बाद आपने क्लाइंट को कहा सर मैंने जो है काम कर दिया, मेरा काम जितना स्कोप ऑफ वर्क था मैंने वो डन कर दिया है, और आप मुझे एक लेटर पे लिख के दे दो, यू हैव डन दिस वर्क, नाउ यूर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड इज स्टार्टेड। इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वर्चुअल कंप्लीशन। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वर्चुअल कंप्लीशन। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वर्चुअल कंप्लीशन आप मांगोगे ना, तो उसके बाद आपको वर्चुअल कंप्लीशन लेटर मिल गया, तो आपकी मेजर मैन पावर जो है साइड से आउट हो जाएगी, आपके 2-4 आदमी रह जाएंगे केवल साइड के ऊपर मेंटेनेंस के लिए, कोई टाइल वाला है, कोई बिजली वाला है, जिस कहीं पे स्विच बोर्ड खराब हो गया, कहीं पे टाइल झड़ा पड़ा है, कहीं पे प्लास्टर है, मतलब 2-4 आदमी ही रह जाएंगे,
अदरवाइज यू विल मूव आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ योर मैन पावर। ठीक है, आप सारी मैन पावर को हटा दोगे वहां से। तो ये जो सिचुएशन होती है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल कंप्लीशन। अब मेंटेनेंस पीरियड चालू हो गया, अब केवल आप छुटपुट छुटपुट काम के लिए वहां पर रहोगे और बाकी टीम हट जाएगी वहां से। ठीक है, और जैसे ये सिचुएशन आएगी तो इसको कहेंगे हम वर्चुअल सिचुएशन, वर्चुअल कंप्लीशन, और इसके बाद आपका डीएलपी चालू हो जाएगा। ठीक, इसके ड्राइंग क्या होती है? एज बिल्ड ड्राइंग सुना है कभी? एज बिल्ड ड्राइंग, शॉप ड्राइंग सुना है? सुना है भाई? क्या होता है एज बिल्ड? देखो क्या है, अभी मान लो जो हमारी जो हमारी साइट है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन होना था, ठीक है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन था उसमें क्या था हमारा? जो हमारा कंस्ट्रक्शन होना था ना, उसमें ये आपकी वॉल है, ये आपकी वॉल है। ठीक है, इस वॉल के अंदर जो आपका कंस्ट्रक्शन होना था, उसमें जो बोर्ड लगना था ना, बोर्ड, वो आपका यहां लगना था। ठीक है, और आपकी वायरिंग जो आनी थी, जो वायरिंग थी आपकी, वो कैसी थी? वो यहां से आनी थी, इस तरीके से। ठीक है, जो कंड्यूट आनी थी, वो कंड्यूट से इस तरीके से आनी थी। ये आपकी क्या है? ये आपकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में है, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग समझते हो? हमारी कितने टाइप की ड्राइंग होती है साइड पे? ये होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग होती है। दूसरी जिससे आप काम करते हो उसको क्या बोलते हैं? उस ड्राइंग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीएफ। आर्किटेक्चरल ड्राइंग, अरे वो तो टाइप होता है यार, वो टाइप ऑफ ड्राइंग है, इसको हम कहते हैं एक्चुअल ड्राइंग। जीएफसी ड्राइंग। जीएफसी ड्राइंग मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। ठीक है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, जीएफसी ड्राइंग। जब तक आपकी साइड पे गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स ना आ जाए, तब तक आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जीएफसी ड्राइंग का ठप्पा लगा होना चाहिए ड्राइंग के ऊपर हमेशा। अदरवाइज आपने काम कर भी दिया ना, तो वो कल की डेट में आपके ऊपर ब्लेम आ जाएगा कि आपने बिना जीएफसी ड्राइंग के कैसे काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी काम करो जीएफसी ड्राइंग का ठप्पा देख के काम करो। ठीक है, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना है। अब सपोज करते हैं जीएफसी ड्राइंग में यहां पे दिखा रहा था, बट जब आपने काम स्टार्ट किया अपनी साइट पे एक्चुअली, तो क्या हुआ कि ये आपकी साइट के हिसाब से, साइट की सिचुएशन के हिसाब से आपको ये तो यहीं पे करना पड़ा, बोर्ड तो आपने उसी हाइट पे लगाया, लेकिन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस यू हैव मूव दिस कंड्यूट फ्रॉम दिस वे। क्या किया आपने? कंड्यूट को मूव कर दिया, मतलब लाइन चेंज कर दिया। अभी यहां से ऐसे आ रही है, फिर थोड़ा सा दूर जाके वो ऐसे आई। ठीक है, और ये किसी ड्राइंग में चेंज नहीं हुआ, ये किसी ड्राइंग में नहीं चेंज हुआ। ये क्या किया आपके कॉन्ट्रैक्टर ने? कहा सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अब इतने छोटे से माइनर से चेंज के लिए ना मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा कंड्यूट का पैसा लूंगा, ना झिर्री काटने का पैसा लूंगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। आपने कहा यार ठीक है कर दो, ठीक है कर दो, कर दो। आपने कहा कर दो, और उसने कर दिया, उसने ये चेंजेस कर दिए। ठीक, अब क्या होगा इसके बाद? मैं दूसरा आपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा और कॉन्ट्रैक्टर ने ये चीज कर दिया, उसने बिना ड्राइंग में चेंज किए, बिना अप्रूवल लिए उसने ये चीज कर दिया। अब क्या हुआ देखो, जो हमारी टीम होती है, जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, इसको कौन सी टीम कहा जाता है? जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको टीम टीम कहा जाता है, प्रोजेक्ट टीम। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, उसके बाद जो है, जो हम लोग जब हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं, जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है और हम हैंड ओवर कर देते हैं, तो उसके बाद कौन आता है साइड पे? साइड पे कौन आता है? मेंटेनेंस टीम। ठीक है, मेंटेनेंस टीम। तो क्या होता है, जो मेंटेनेंस टीम है, अब जब हम लोग प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देते हैं, जब प्रोजेक्ट को हम लोग हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को, तो क्या होता है, जब प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्टर को, ये क्लाइंट मेंटेनेंस टीम को हमें देनी होती है एज बिल्ड ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग? एज बिल्ड ड्राइंग, एज बिल्ड ड्राइंग, एज बिल्ड ड्राइंग।
अगर नहीं दी एज बिल्ड ड्राइंग तो इशू क्या होगा? अगर आपने एज बिल्ड ड्राइंग नहीं दी कॉन्ट्रैक्टर को, तो क्या, ये सॉरी, मेंटेनेंस टीम को, तो क्या होगा कि आपने काम इसके हिसाब से किया। अगर मेंटेनेंस टीम के पास भी जीएफसी ड्राइंग हुई तो वो क्या करेगा? मान लो आप जो है आपने फ्लैट लिया और आप जाके वहां पर मेंटेनेंस टीम में जाके आपने क्या किया, फ्लैट लिया, कल की डेट में आपके पास थी जीएफसी ड्राइंग, आपने हथौड़ा लिया और दे दनादन मारना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको तो पता है कि भैया यहां पर पानी का, ये बिजली का बोर्ड यहां पर है, इसकी कंड्यूट यहां से जा रही है, और आपने यहां पर मारना चालू कर दिया। यहां पर कोई पेंटिंग लगाना है या फिर कोई भी चीज बनानी है, वो आपने यहां पर चालू कर दिया। क्या हो गया? पीछे से बिजली का शॉक लग गया। आपको पता तो था नहीं, आपने दे दनादन हथौड़ी वथौड़ी मारना चालू कर दिया, ड्रिल करना चालू कर दिया, और पूरी लाइन डैमेज हो गई। हो गया ना पंगा? हो गया पंगा। क्योंकि आपने किससे काम करवाया? काम किससे करे थे? जीएफसी ड्राइंग से। जबकि आपके पास क्या होनी चाहिए थी? एज बिल्ड ड्राइंग। तो एज बिल्ड ड्राइंग में क्या होता है, जो एज बिल्ड ड्राइंग होती है उसमें इस बोर्ड का डिस्टेंस लिखा रहेगा, यहां से कितना है, यहां से कितना है, ये कंडूट कितनी दूर पे है, कितनी यहां से लेंथ है, इसकी ये हाइट कितनी है, ये कितना है, ये बोर्ड का साइज क्या है। ठीक है? एज बिल्ड मतलब क्या है? एज पर एक्चुअल। एज पर एक्चुअल। समझे बात को? जीएफसी ड्राइंग और एज बिल्ड ड्राइंग में डिफरेंस समझ में आया? जो एक्चुअल सिचुएशन है, द फाइनल सिचुएशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड ड्राइंग। सो कॉन्ट्रैक्टर शुड हैव सबमिट एज बिल्ड ड्राइंग आफ्टर फिनिश द जॉब। ठीक है? और वो ड्राइंग जाती है आपके क्लाइंट और कंसल्ट, जो मेंटेनेंस टीम होती है उसके पास। इसीलिए जो है हमें कॉन्ट्रैक्टर को जो देंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि भैया जैसे ही उसको प्री फाइनल बिल मिला या वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, देखा होगा आपने, उसके बाद उसे नखरे चालू हो जाते हैं। अगर किसी ने काम किया है और देखा होगा, मेंटेनेंस पीरियड के अंदर बुलाओगे ना, अरे सर आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरी टीम वहां है, अब तो मेरा दिल्ली में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, स्पेशली बुलाना पड़ेगा। आप एक काम करो ना, आप ही बुला लो किसी को, और जो बनेगा वो मैं दे दूंगा। ठीक है? अब वो मत्थे पड़ जाता है क्लाइंट के। क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, डीएलपी पीरियड कंप्लीट ही नहीं करते हैं, मतलब वर्चुअल फाइनल बिल तक रुकते ही नहीं है, वहीं पे छोड़ के छाड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद की हेडेक गई भाड़ में। उसके बाद क्लाइंट अपने हिसाब से निपटे, जब तक कि मोटा अमाउंट ना हो, मोटा अमाउंट हो, करोड़ों में उसका रिटेंशन अमाउंट रुका हुआ ना हो, तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 4 5 लाख रुपए से कॉन्ट्रैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा भाड़ में जाए मेरी बला से, हो गया मेरा काम निकल गया, मैंने 5 10 हजार रुपए के लिए मैं इतना जो है एक साल क्यों वेट करूं, 1 2 लाख के लिए मैं इतना और कहीं पर काम पकड़ लूंगा। ठीक है? अब इसीलिए आज की डेट में, इसीलिए क्लाइंट क्या करता है कि कहता है भैया अपना वर्चुअल कंप्लीशन नहीं, फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिखा मेरे को। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कोट करने जा रहे हो, तो उसमें आपको हमेशा फाइनल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों मांगता है क्लाइंट? जिससे आप काम लेने जा रहे हो, क्यों मांगता है क्लाइंट फाइनल बिल का सर्टिफिकेशन या फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट? हाँ जी। अरे भाई वो इसलिए मांगता है ताकि आपकी लायबिलिटी पता चले कि आप लायबल हो भी कि नहीं हो। आप पूरा प्रोजेक्ट करके जाओगे या आधे में ही छोड़ के भाग जाओगे? ठीक है? अगर आप पूरा प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि मोटा मोटा पैसा, जब तक करोड़ों में पैसा चल रहा था, जब तक आपने काम किया, जिस दिन थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस पीरियड का काम रह गया वो छोड़ के भागे। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मेंटेनेंस पीरियड के अंदर ही, सबसे ज्यादा क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है मेंटेनेंस पीरियड के अंदर ही। ठीक है? जब तक कंस्ट्रक्शन फेज में होता है जब तक वो चलता है, लेकिन जब जब जो भी इक्विपमेंट आप लेते हो और उनको इक्विपमेंट को जब आप टेस्ट करते हो, तो वो कब होता है? जब आप उनको यूज करना स्टार्ट करते हो, तब उनमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलती है। तो वो चीजें दिक्कतें आती है, उससे पहले कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है। तो उस टाइप की सिचुएशन ना आए, इसलिए क्लाइंट हमेशा मांगता है फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको जब आप फाइनल बिल सर्टिफाई करोगे 365 दिन के बाद, तब आपको क्लाइंट क्या करेगा, फाइनल सर्टिफिकेशन भी देगा, बिल का सर्टिफिकेट भी देगा, प्लस आपका रिटेंशन अमाउंट जो रोक के रखा हुआ था वो भी आपको पेमेंट कर देगा, अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो। मतलब 365 डेज तक जो आपको क्लाइंट ने कहा रेक्टिफाई करने के लिए, वो आपने रेक्टिफाई कर लिया। उसके बाद जो है क्लाइंट आपको क्या करेगा, वो जो है आपका रिटेंशन। समझे भाई? समझे? तो इस तरीके से हमें जो है, हमें टैक्स इनवॉइस बनानी होती है। ये मैंने क्यूमुलेटिव दिखाई है,
अगर आप, मैंने लास्ट टाइम पे दिखाई थी जिसमें प्रीवियस भी दिखाते हैं, दिस विल भी दिखाते हैं, और क्यूमुलेटिव भी दिखाते हैं, समझ रहे हो? तो उस टाइप से आप दिखा सकते हो। दिखा दोगे कि नहीं दिखा पाओगे बताओ? हाँ भाई विवेक, दिखा दोगे? जी सर। दिखा दोगे ना? तो ये चीजें होती है प्रीवियस, दिस विल और क्यूमुलेटिव। बारे में पता है वेरिएशन? अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था वेरिएशन, अब बताओ वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? चेंज इन क्वांटिटी। है? चेंज इन क्वांटिटी। कितना, कितना परसेंट एक्सेप्टेबल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर? चेंज इन क्वांटिटी तो आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन हाउ मच परसेंटेज इज एक्सेप्टेबल? बोलो भाई, यही तो मेन चीज है ना। हाँ, कितना परसेंट एक्सेप्टेबल होता है वेरिएशन? 30 to 70। कौन बोल कौन रहा है ये? सर धीरज। कहाँ पढ़ा है तुमने वेरिएशन 30 to 70%? कौन कौन से इंस्टीट्यूट की वीडियो देखी है तुमने? अगर इतना वेरिएशन होने लगा प्रोजेक्ट में, समझ रहे हो क्या मतलब हुआ इसका? तुम बाजार गए एक शर्ट लेने के लिए 1,000 रुपए लेके, और जो लेके आए वो 1,700 रुपए की लेके आ गए, क्या तुम्हारे घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? बोलो। नहीं। पहली बात तो तुम इतना पैसा लेके नहीं गए होगे अपने साथ में। दूसरी बात, अगर लेके गए भी हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें ठोक डालेंगे कि 1,000 की बोल के गए थे 1,700 की लिया है। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन की भी सर आई थिंक किसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या होती है, एक लिमिट होती है। अब हम प्रोजेक्ट में क्यों कह रहे हैं, मान लो आपने किसी क्लाइंट को कहा, सर एज ए क्वांटिटी सर्वेयर जब आपने एस्टिमेट बनाया था, तब आपने कहा सर आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ में हो जाएगा, ठीक है? और प्रोजेक्ट खत्म होते 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 170 करोड़ का हो गया। वो तुम्हें जीने देगा इस दुनिया में? एक तो पहले उस बेचारे का आधे पे ही काम बंद हो जाएगा, दूसरा वो तुम्हें उड़ा देगा, ठोक देगा, कहेगा भैया तू क्या आदमी है, कैसे क्वांटिटी सर्वेइंग कर रहा है, मेरा बजट जो है कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया, 100 करोड़ का बोल के 170 करोड़ पहुंचा दिया, ठीक है? तो एक 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 लिमिट तक ही एक्सेप्टेबल होता है, एक लिमिट तक ही एक्सेप्टेबल होता है कि जैसे हमने शुरू में कहा था कि जब हम एस्टिमेशन बनाते हैं तो हम हमेशा क्लाइंट को क्या करते हैं विवेक, क्या करते हैं? जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो क्या करते हैं क्लाइंट को? बोलो। हम क्लाइंट को बड़ी फिगर दिखाते हैं। मान लो काम था 120 करोड़ का, सॉरी काम था 100 करोड़ का, और आपने उसको बताया 120 करोड़, और काम खत्म हो गया 100 करोड़ में, तो वो खुशी खुशी 2,000 करोड़ आपकी जेब में डाल देगा, ठीक है जी? लेकिन जहां 100 करोड़ का बता के 120 140 करोड़ ले गए, वहां वो आपकी खटिया खड़ी कर देगा, आपको अंदर करवा देगा, और आपका पेमेंट भी रोक देगा, आपको पैसा भी कुछ नहीं देगा, कहेगा भैया पहले तो तूने नुकसान करा दिया, अब तो पेमेंट लेने के लिए आ गया मेरे पास, ठीक है? तो एक लिमिट तक ही वेरिएशन चलता है, और इसीलिए कंसल्टेंट जो होते हैं, जो सर्व जो ये बनाते हैं, हम लोग जो ये अपना एस्टिमेट बनाते हैं, तो हम हायर फिगर लेके चलते हैं। अगर 100 आ रहा है तो 110 बताएंगे, 115 बताएंगे, अगर 80 आ रहा तो 100 बताएंगे, मतलब थोड़ा सा ओवर ही बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कुशन है। अगर हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ भी गया इन बिटवीन द प्रोजेक्ट ना, तो वो जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है 10% 15% का कुशन रखा हुआ है, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? और एकदम से नेक टू नेक भी नहीं कर सकते, 100 का है तो 100 ही बता दिया आपने, तो भी वो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? तो हमेशा क्लाइंट की फेवर में रखते हुए थोड़ा सा हम हायर वैल्यू लेके चलते हैं, और इसलिए जो है हम थोड़ा सा जो भी हम आइटम, मान लो 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगना है तो हम 11 क्यूबिक मीटर लिख देंगे, 100 स्क्वायर मीटर प्लास्टर होना तो 110 लिख दिया, सेटरिंग थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया, मतलब हर क्वांटिटी में हम 5% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ताकि अगर इन केस जब कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो वेरिएशन अगर आए भी तो वो एडजस्ट हो जाए। और वेरिएशन होता क्या है, सबसे बड़ी बात वेरिएशन होता है चेंज इन क्या,
चेंज इन आपके चेंज इन क्वांटिटी, वेरिएशन होता है चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी मतलब क्या, मान लो दो बिल्डिंग बनानी थी, दो बिल्डिंग बनानी थी, क्लाइंट ने कहा यार एक काम करो, बिल्डिंग तो बन रहा है, एक छोटा सा स्टोर रूम और बना दो, एक स्टोर रूम और बना दो। आपको पता है मैंने स्टोर रूम के जितना जो है मेरे पास अमाउंट पड़ा हुआ है, तो ये भी जो है आपको टेंडर भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉन्ट्रैक्ट भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके उसी प्रोजेक्ट वैल्यू के अंदर ये भी बन गया। ठीक है, समझ रहे हो, ये भी बन गया, Yes, sir. आपको प्रोजेक्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और कई बार क्या है, ये तीनों थे प्रोजेक्ट में, लेकिन क्लाइंट ने क्या किया, कहा कि यार ये रहने दो, ये मत बनाओ, खाली ये दो बना दो, काम खत्म, मैं इसी में जो है एक कमरा दे दूंगा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कॉन्ट्रैक्टर को स्टोर रूम बनाने के लिए, यहीं पे एक कमरा दे दूंगा, यहीं पे वो स्टोर बना देगा। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव वेरिएशन हो गया, ये आपका हट गया, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेरिएशन। समझ रहे हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो गया। तो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है प्लस और माइनस हो सकता है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी। मान लो कहीं पे इस कमरे के अंदर, सपोज करो ये कमरा था आपका, इस कमरे में जो है पहले थी टाइल, आपकी लगनी थी टाइल, ठीक है, टाइल्स लगनी थी। यार क्लाइंट ने कहा यार मुझे टाइल्स नहीं लगानी है, मुझे टाइल्स नहीं लगानी है, मुझे पत्थर लगाना है। अपना माइक ऑफ कर दो यार, मुझे पत्थर लगाना है, यहाँ पर मार्बल लगाना है। तो आपके बीओक्यू में क्या था, आपके बीओक्यू में था टाइल, और लगाना क्या पड़ रहा है साइड पे, मार्बल, मार्बल लगाना पड़ रहा है, टाइल को हटा के मार्बल लगाना पड़ रहा है। तो एक चीज बताओ, क्या टाइल्स फिक्सिंग या टाइल्स का जो रेट होता है वो और मार्बल का रेट सेम होता है, सेम होता है, नो सर, नहीं सर. नहीं चेंज सर, होता है ना सेम भाई, नहीं होता। पैसा ज्यादा लगता है, मार्बल कॉस्टली है, टाइल से ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका आइटम चेंज हो गया, क्या हो गया, आपका आइटम चेंज हो गया। आइटम चेंज हुआ तो क्वांटिटी में चेंज आ गया, आइटम चेंज हो गया तो मतलब अमाउंट में चेंज हो गया, आपका टेंडर अमाउंट में जाके चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे आइटम जो हैं, मान लो इस कमरे के अंदर पहले था आपका विंडो एसी था, विंडो एयर कंडीशन, और अब आपको कहा कि यार ये हटा के स्प्लिट लगा दो, स्प्लिट एयर कंडीशन लगा दो। ये भी कॉस्टली है भाई, दोनों की कॉस्ट में अंतर है, ऐसे तो नहीं बराबर रेट के हैं। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही मान लो बीच में जो है पहले जो ब्रिक वर्क था आपका, ये ब्रिक वर्क बीच में जो था ये 4 इंची था, 4 इंच का था, अब ये उठा के 9 इंची का बना दिया, 9 इंच का बना दिया, इसमें भी चेंज हो गया, आइटम चेंज हो गया ना, कॉस्ट चेंज हो गया भाई। ये कहाँ 1,000-1,500 स्क्वायर मीटर, और ये कहाँ 3,000-4,000-5,000 रुपए स्क्वायर क्यूबिक मीटर, चेंज हो गया, आइटम ही चेंज हो गया। तो इस तरीके से कितने भी नंबर्स ऑफ आइटम जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो आपके कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के कहने से नहीं, वो एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर में ही वेरिएशन अप्रूव होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और मैंने कर दिया, या क्लाइंट कंसल्टेंट ने कह दिया और वो कर दिया, किसी के भी कहने से नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह दे उसके कहने से भी नहीं। इसके लिए एक सीक्वेंस होता है, जब तक वो सीक्वेंस फॉलो ना हो तब तक कोई भी वेरिएशन अप्रूव नहीं होता है। सीक्वेंस क्या कहती है हमारी, सीक्वेंस कहती है, मान लो जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग होती है, कौन सी ड्राइंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग कौन सी होती है, जिसके बेस पे हम लोग टेंडर बनाते हैं, जिसके बेस पे हम लोग टेंडर बनाते हैं। ठीक है, ये टेंडर के साथ में आती है, इसको टेंडर ड्राइंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंडर ड्राइंग भी कहते हैं। ठीक, और जिसपे हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, जिसपे हम लोग काम करते हैं, जिस ड्राइंग के बेस पे, उसको कहते हैं जीएफसी ड्राइंग, जीएफसी ड्राइंग। ठीक है, जीएफसी ड्राइंग। अब सपोज करते हैं कि जब टेंडर ड्राइंग में क्या था आपका, टाइल्स था, साइड पे क्या लगा रहे हो, मार्बल, मार्बल। तो ये करने के लिए किसने कहा आपको, ये करने के लिए किसने कहा, कंसल्टेंट ने कहा, क्लाइंट ने कहा, तभी तो किया ना, क्योंकि ये ड्राइंग्स में आ गया, आपका जीएफसी ड्राइंग में आ गया। ठीक है, ये जीएफसी ड्राइंग में छप के आ गया, ठप्पा लग के आ गया, तब आप कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपके पास ड्राइंग्स नहीं होती हैं, आपके पास ड्राइंग्स नहीं है, और जो है क्लाइंट ने कहा, या क्लाइंट का बंदा आ गया, मालिक भी आ गया, चाहे मालिक भी क्यों ना आ जाए, तब भी आप बिना अप्रूवल के ड्राइंग्स नहीं, नहीं होने के बाद, उसके कहने, मालिक के कहने के बाद भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका सीक्वेंस क्या है, जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिला, आपको जो है इंस्ट्रक्शन मिला, इंस्ट्रक्शन मिला
इंस्ट्रक्शन मिल गया कि यार ये चेंज करना है, तो आपने क्या किया, आपने रेज किया आरएफआई। आरएफआई समझते हो, मैंने बताया था लास्ट टाइम। आरएफआई क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आपने क्या रेज किया, आरएफआई रेज किया, किसने, कॉन्ट्रैक्टर ने। कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, आरएफआई रेज किया। ये आरएफआई रेज करने के बाद कहां जाएगी, आरएफआई कॉन्ट्रैक्टर ने रेज किया, किसके पास जाएगी, कंसल्टेंट के पास, या कंसल्टेंट या पीएमसी, जो साइट पे पीएमसी होगी ना उसके पास जाएगी। ठीक है, जो साइट पे पीएमसी होगी उसके पास जाएगी। फिर ये पीएमसी क्या करेगी, आर्किटेक्ट को और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, और इसको जो है फॉरवर्ड करने के बाद ये कहेंगे ओके है। अगर इन्होंने कहा कि ओके ओके, फिर ये जाएगी किसके पास, क्लाइंट के पास। क्लाइंट भी कहा ओके, गो अहेड। ठीक है, अभी केवल आरएफआई को ओके मिला है, अभी सीसीओआर नहीं बना है, चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं बना है, अभी आरएफआई ओके हुई है बस। हाँ, ये चीज करनी थी, टाइल से मार्बल में चले जाओ, स्विच कर जाओ, टाइल से मार्बल, मटेरियल इज ओके। क्लाइंट कहेगा भाई एक चीज बताओ, इसको करने से प्रोजेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितना मेरे को अमाउंट में चेंज आ रहा है, मेरे को ये बताओ। ठीक है, फिर ये ओके होने के बाद ये आरएफआई ओके हो गई, तो ये किसके पास आएगी, कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास आएगी। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, इसके ऊपर सीसीओआर बनाएगा, सीसीओआर चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट बनाएगा, सीसीओआर चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट, और इसमें अमाउंट बताएगा, वो अमाउंट कि भैया इतना अमाउंट का इंपैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है या नेगेटिव में हो रहा है, वो इसमें बताएगा सीसीओआर के अंदर। फिर ये सीसीओआर किसके पास जाएगा, ये सीसीओआर जाएगा किसके पास, कंसल्टेंट के पास, पीएमसी के पास, पीएमसी के पास जाएगा, कंसल्टेंट पीएमसी के पास जाएगा। फिर पीएमसी इसको सर्टिफाई करके, क्वांटिटी को और अमाउंट को सर्टिफाई करके भेजेगी आर्किटेक्ट को, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को। फिर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट भेजेगा क्लाइंट को। ठीक है, क्लाइंट को, और क्लाइंट ओके कर देगा। हाँ भाई, अल्टीमेटली पैसा तो क्लाइंट ने देना है, उसको थोड़ी ना पता था कि मेरे ये कहने से इतना अमाउंट चेंज हो रहा है, मेरे एक शब्द कहने से भैया टाइल्स की जगह मार्बल लगा दे, इतना ही कहा और करोड़ों में डिफरेंस आ गया, उसको तो नहीं पता है ना, उसको तो आपको बताना पड़ेगा। तो जब आपने उसको बताया सर आपने टाइल की जगह पे मार्बल लगा दिया और उससे आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में इतना इंपैक्ट आ रहा है, अगर उसको लगा हाँ यार ठीक है, तो वो ओके कर देगा, नहीं तो वो कहेगा भैया काट दो, मत करो, जो पहले लगा रहे थे वही लगा दो। तो जब ये ओके हो जाएगा, फिर ये आएगा स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के पास, फिर ये आएगा पीएमसी के पास, फिर ये आएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास। और जब ओके मिल जाएगा तब कॉन्ट्रैक्टर जो है टाइल की जगह पे मार्बल फिक्स करना स्टार्ट करेगा। ये नहीं कि उसके ओके आने से पहले ही चेप दिया, मटेरियल ऑर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और पता चला लास्ट में क्लाइंट ने अमाउंट देख के कही यार मेरी फट गई, मैं तो नहीं कर रहा यार इतना चेंज। जब उसका अमाउंट ओके हो जाएगा तब आप जो है मटेरियल परचेज करोगे, तो आप जो है फिक्सिंग के लिए लेबर बुलाओगे, कटिंग फटिंग शुरू करोगे। ठीक है, समझे भाई, आया समझ में, ये क्लियर है। हाँ जी मजबुल्ला, आया समझ में। हाँ सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। अगर आपने एक भी स्टेप इसमें से बाईपास किया तो आप बाईपास हो गए, समझ लो साइड से। ठीक है, आपको बाईपास मिल जाएगा। तो ये सीक्वेंस है सीसीओआर का, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है सीक्वेंस क्या होता है। सीसीओआर जो मैंने बताया ना, चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये क्या होता है, ये आरएफआई क्या होता है, ठीक है, और क्या प्रोसेस होता है, किसी भी आरएफआई को सर्टिफाई कराने का प्रोसेस क्या होता है, ये चीजें हैं। ठीक, अब इसकी शीट कैसे समझ में, वेरिएशन, टैक्स इनवॉइस और वेरिएशन समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी, बोलो यार, आया कि नहीं आया। हाँ जी मोहम्मद, जी सर, आया, आया, क्लियर हुआ। समझ में आया। ठीक है, क्लियर हुआ सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, बैकबोन है बिलिंग इंजीनियर की। टैक्स इनवॉइस, रिटेंशन सीट, वेरिएशन सीट, ये बैकबोन है। मतलब इनके बिना बिलिंग आप समझ ही नहीं पाओगे। बिलिंग मतलब बिलिंग इंजीनियर तभी कहलाओगे जब आप इन सीट की प्रॉपर नॉलेज रखोगे, हाउ वी विल प्रिपेयर दिस सीट एंड फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस अमाउंट, हाउ वी हैव टू डू प्रिपेयर्ड टैक्स इनवॉइसेस और
सॉरी दिस या वेरिएशन शीट। एक इंटरव्यू में आप अगर बोलोगे सर मैं बिलिंग इंजीनियर की जॉब के लिए आया हूं, तो वो आपसे टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट बनवा के देगा, खाली फॉर्मेट बनवा के देगा। फिर वो आपसे वेरिएशन का फॉर्मेट बनवा के देगा, चल भाई एक वेरिएशन का फॉर्मेट बना के दिखा। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो है इनको आप तैयार करो और इनको समझो कि कहां से वैल्यू आती है। ठीक है? हाँ भाई विवेक, आया समझ में? आ रहा है? क्लियर है? और ये हर, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में ऐसी सीट बनती है। हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो हाईवे का हो, हर प्रोजेक्ट में ऐसे ही सीट बनती हैं वेरिएशन की, जो टैक्स इनवॉइस की, उससे कोई फर्क, बिलिंग का फॉर्मेट एक ही रहता है हर जगह पे। समझ लो? तो कहीं पे भी कहा एस्टिमेशन क्वांटिटी चेंज हो सकते हैं, आइटम चेंज हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट विल बी सेम। ठीक, तो इनको प्रैक्टिस करो, इनको खुद से बनाओ। ठीक है? हाँ भाई नवीस, ये आया समझ में? वेरिएशन आया था समझ में कि नहीं आया? सर 90%। एक दो क्लास करूंगा तो फिर उम्मीद करता अरे हूँ ये मैं तो आज का टॉपिक और तो बिल्कुल ही डिफरेंट है यार। आज का टॉपिक तो पुराने टॉपिक से कोई लिंक ही नहीं था। वेरिएशन आया कि नहीं आया? 9 8 9 साल से हो साइड आया पे, तो सर। वेरिएशन समझ में आया ना? वेरिएशन क्या होता है जो आया हम सर। यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में इतने साल से हो, तो जी आपने जी एसआई भी जी। देखा होगा, साइट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सीसीओआर भी आपको पता होगा। हम्म। कॉन्ट्रैक्टर साइड से हो कि क्लाइंट नहीं साइड से सर, हो? मैं सर कॉन्ट्रैक्टर नहीं हाँ तो फिर कल जाके अपने बिलिंग इंजीनियर से पूछना, भैया सीसीओआर क्या होता है या वेरिएशन क्या होता है, वो समझाएगा ढंग से। ठीक है? उसको बोलना यार ये चीज होती है कि नहीं होती है। ठीक, हूँ। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फर्दर टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है जी? ओके सर, ओके। हाँ ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो गुड नाइट, और कल मिलते हैं, फिर कल शाम को मिलेंगे क्लास में। ठीक है जी? ओके, गुड नाइट। चलो, ओके, गुड अरे नाइट। एक चीज, मुझे एक चीज कहनी है। अगर आप अभी देखो, हमने ना ऑनलाइन तो हम फ्री में करा रहे हैं भाई, कोई आपका कोई जानकार हो जो फ्री में ऑफलाइन सीखना चाहता हो ना, तो हम ऑफलाइन भी अब दिल्ली में ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं 10 सितंबर से। ऑफलाइन भी कोई भी सीखना चाहता हो, ये सब कुछ जो हम सीख रहे हैं ना, ये ऑफलाइन में भी, उसमें ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, क्यूए, किसी के लैब टेस्ट, वो सारी चीजें हम ऑफलाइन भी सिखाने वाले हैं। तो जो भी 10 तारीख से सीखना चाहते हो ऑफलाइन, तो उनको बोल दो, अगर कोई आपका नोन है, रिलेटिव है, कोई कलीग है। 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, और 1 मंथ वाली भी है। अगर खाली टोटल स्टेशन सीखना चाहता है, ऑटो लेवल सीखना चाहता है, तो 7 डेज मिनिमम चाहिए हमारे को। तो 10, अभी ये जो है मिनिमम जो है, ये सारी चीजें जो है हम लोग ऑफलाइन भी फ्री में करवा रहे हैं, ये मेनली फ्री में करवा रहे हैं ऑफलाइन पूरा ये कोर्स जो है। ठीक है? अगर कोई आपका नोन है जिस खाली है, कॉलेज पास आउट जिसने किया है, उसको आप भेज सकते हो दिल्ली ब्रांच में, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है जी? तो आप उनको बोल देना, कोई हो आपकी नॉलेज में, कोई आपका साइट हो, जूनियर हो जो सीखना चाहता हो, तो आप उनसे शेयर कर सकते हो। ठीक है? किसी का भला हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, हमारा तो कुछ नहीं, तुम्हारा भी भला नहीं होगा, उसका भला हो जाएगा बेचारे का, इसी बहाने। ठीक है? चलो, ठीक, ओके, गुड नाइट। देखो कुछ कह रहे हो क्या? कुछ कह रहे हो विवेक? चलो ठीक है, फिर गुड नाइट। ओके। जी सर, गुड नाइट सर।